हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में आज हम सीखेंगे डिफरेंशियलिटी की मीनिंग और साथ ही साथ हम उसके बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को कंप्लीट करेंगे। ओके, स्टार्ट कर। सपोज f इज़ अ रियल वैल्यू फंक्शन। सपोज f is a real value function। कोई भी फंक्शन जो होता है उसे हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। एंड c is a point and c is a point in its domain। और इसकी डोमेन में ना कोई भी पॉइंट है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यूज़ आप उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, यानी कि उसका इनपुट, उस फंक्शन का इनपुट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो उसकी डोमेन कहलाती है, जो वैल्यूज़ आप उसमें रख सकते हैं। राइट। एक f जो है वो कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और c जो है वो उसकी डोमेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है। f डेरिवेटिव c इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव का मतलब होगा fx माइनस fc डिवाइड बाई x माइनस c। ये हमारा डेरिवेटिव है। f डेरिवेटिव ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c, x अप्रोचेस c, fx माइनस fc डिवाइड बाय x माइनस c, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू c। जहाँ पर x की वैल्यू जो है वो c के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू c के इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन बन जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू c के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को ना हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ कीजिए ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है और यहाँ पर कोई भी एक हमें रियल वैल्यू फंक्शन दे रखा है। मैंने इसे एक रियल वैल्यू फंक्शन कंसिडर कर लिया। ओके, मैंने क्या बोला सबसे पहले कि यहाँ पर कोई भी एक x की वैल्यू है, इट मे बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने x कंसिडर किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x। राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट कंसिडर किया और वो भी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो लेट्स से c। ओके, लेट्स से c। अगर यहाँ पर c है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी फंक्शन ऑफ c। राइट। देखिए f डेरिवेटिव ऑफ c, फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट c इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc। ये क्या है, देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये इसका स्लोप है। ये यहाँ पर एक सेकेंड लाइन बन गई है और ये इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया है। देखिए आप स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप का मतलब क्या होता था, f y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये देखो fx माइनस fc डिवाइड बाई x माइनस c। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर ये है इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो यहाँ पर एक लाइन है ना, जो भी लाइन है उस लाइन का जो स्लोप है वो क्या कहलाता है, वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। तो आप और क्या कह सकते हैं, और इसकी मीनिंग क्या निकल के आ सकती है कि डेरिवेटिव की मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ, इसको मैंने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको मैंने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी देखिए क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y की वैल्यूज fx माइनस fc है और x की वैल्यू x माइनस c है। राइट, ये आ गया। अब देखो अगर हम इसी चीज को और समझे ना तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइड में, ये देखो ये y की वैल्यूज में चेंज है। राइट। और ये क्या है, ये x की वैल्यू में चेंज है। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। डेरिवेटिव की यहाँ पर हमें दो मीनिंग समझ आई कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने अभी दो पॉइंट को कंसीडर किया है, लेकिन ये क्या होगा, जैसे जैसे ये पॉइंट नियर बाय आते जाएगा ना तो ये एक पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट की। ओके, जैसे जैसे ये मूव करेगा ना एक सिंगल पॉइंट पर आ जाएगा। देखिए आप, राइट। इसमें क्या है, इसमें ना यहाँ पर देखो, अब इसकी बात हो गई, यहाँ पर स्लोप आ गया। स्लोप का डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप है। और इसको और हम क्या कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू y की वैल्यू में जो भी चेंज आया उसकी वजह से जो x की वैल्यू में चेंज आया
वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा स्लोप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। सो अब देखो, अब इसमें और हम क्या कह सकते हैं, और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब और क्या है, डेरिवेटिव मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट। जैसा कि आपने अभी एक जो पिक्चर आई थी उसमें आपने देखा था, तो उसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पर। ओके, और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी की मीनिंग क्या है? सो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव। जब हम डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो जो उसका प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर है, क्या कहलाता है वो, डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। तो एक बारी फटाफट से और रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का यहाँ पर अगर हमें किसी का भी डेरिवेटिव निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक ये क्या है, ये स्लोप है। ठीक है ना, किसी लाइन का स्लोप है। तो ये देखो, ये हमने क्या किया है, स्लोप जो आप 11th क्लास में फाइंड आउट करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब स्लोप हो गया, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू में जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया, x की वैल्यू में चेंज करने की वजह से आया। तो इसकी मीनिंग एक ये भी हो गई। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपने एक पिक्चर देखी उसमें आपने क्या देखा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक किसी पॉइंट पर। क्योंकि ये क्या होता है, ये और नियर बाय होते जाता है। ठीक है ना, ये इधर आते जाएगा तो एक सिंगल लाइन बन जाएगी और किसी एक पॉइंट पर आएगा। ठीक है, सी पॉइंट पर आ जाएगा वहां पर, क्योंकि अभी हम सी पॉइंट पर निकाल दें तो सी पॉइंट पर ये क्या होगा, ऐसे मूव करते जाएगा। ओके, उसके बाद ये डिफरेंशियबिलिटी आप इस चैप्टर में देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या, ये जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव, जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। ओके, सो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल जो है वो कब अप्लाई होता है, ठीक है, कब वो एप्लीकेबल होता है, तो इसके लिए हमें उसका क्या देखना पड़ेगा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, अब ये तो पहले देख लें कि क्या हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी किसी पॉइंट पर या फिर नहीं है, क्या वो फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक कंडीशन होती है, अगर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल होंगे, दैट्स मीन्स क्या होगा, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो देखते हैं, आप इसे नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कब होता है। सो देखिए, ए फंक्शन is differentiable when a function is differentiable when LHD left hand derivative equals to right hand derivative। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, दैट्स मीन्स हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, सो जैसा कि आपने अभी देखा था कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है एफ डेरिवेटिव ऑफ सी, तो क्या था, लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस सी। अभी आपने ये जस्ट रीड किया है, राइट। सो अगर हम LHD कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, c नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय x माइनस c। सो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 इट विल बिकम h टेंस टू 0, एंड जहां पर x है ना उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, उसकी जगह पर हम रख देंगे c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय, जहां पर x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, c माइनस h रखेंगे, c माइनस h माइनस c, इससे ये कैंसिल,
तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा ना तो हम उसकी जगह डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय माइनस h. ये रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को. उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव. c पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव को. फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c. सो ये क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 s टेंस टू 0 या x अप्रोचेस 0. इसका मतलब क्या होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 0. h इज नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज वेरी नियर, वेरी क्लोज टू 0. क्या है, बहुत ही ज्यादा उसके नियर बाय है. अभी हम इसको समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है. सो लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा, c प्लस h, क्योंकि यहाँ पर क्या है c प्लस है तो c प्लस h. x की जगह में क्या रखना है, c प्लस h रखना है. ये सेम रहेगा फंक्शन ऑफ c डिवाइडेड बाय c प्लस h माइनस c. इसकी जगह हमने क्या रख दिया, c प्लस h रख दिया, राइट. सो अब क्या होगा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा. सो लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, h आ गया. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव. सो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर डिफरेंशिएबल होगा हम उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे. कब, अगर वो LSD और RSD के इक्वल है. अगर LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो हम उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है. तो देखते हैं अब इसको ग्राफिकल रूप में समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है और फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. ओके, सो नोट कर लें आप इसे. सो स्टूडेंट्स अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं. सो सपोज ये कोई हमारा कोई फंक्शन है. ओके, ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया है और कुछ इस तरीके से मैंने इसका ग्राफ बनाया है, देखिए. ओके, ठीक है. मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया और वो पॉइंट क्या है, सपोज करो C पॉइंट है. मैंने यहाँ पर कोई C पॉइंट कंसीडर किया है. x की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर की है, C. ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी हमारी FC, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, देखो h की वैल्यू यहाँ पर क्या है. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें माइनस कर रहा हूँ. सो अगर माइनस किया जा रहा है दैट्स मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, है ना. x की अगर कोई भी वैल्यू कम है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, x की वैल्यू को c कंसीडर किया है, तो अगर इसके पहले की मुझे वैल्यू देखूंगा तो वो माइनस करके आएगी. तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कंसीडर कर लिया, c माइनस h. देखो क्या है, h का मतलब क्या है, h का मतलब 0 के इक्वल नहीं है, वेरी क्लोज टू 0, बहुत ही ज़्यादा नियर बाय है 0 के, ठीक है ना. सो इस केस में मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा ये इसके नियर बाय होगा. अभी तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा दूर दिखाया है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो देखिए इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इससे क्या बन रही है, इससे एक हमारी लाइन बन रही है. और अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ये एफ सी माइनस एच हो गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा, c माइनस एच हो जाएगा, है ना. तो फंक्शन ऑफ c माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइड बाय c माइनस एच माइनस c. देखिए राइट, यही आ रहा है, देखो. ओके, अब उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं एक और वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू कंसीडर की और इस वैल्यू को अगर मैंने कंसीडर किया है तो इसे क्या हम कंसीडर करेंगे, c प्लस एच, क्योंकि ये क्या है, c से बड़ी वैल्यू है. तो c से बड़ी वैल्यू है तो c प्लस एच. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन ऑफ c प्लस एच होगी, राइट. ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये इसकी y की वैल्यू हो गई और ये इसकी x की वैल्यू हो गई. तो अगर हम इन दोनों से अब स्लोप निकालें, इन दोनों से स्लोप निकालें जो कि c के राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो ना आप, ये c पॉइंट है तो इसके राइट साइड को c प्लस एच रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके लेफ्ट हैंड साइड को c माइनस एच रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा हुआ था c माइनस और c प्लस. तो अब देखो इसका क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी. स्लोप का ही फॉर्मूला लग रहा है हर किसी केस में, और c प्लस एच माइनस c. तो आप देख रहे हैं इससे ये आ रहा है, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि देखो जब हम किसी पॉइंट पर ये चेक करने जा रहे हैं ना कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि इसका जो LHS साइड है, LHS साइड LSD जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, सो हमने देखो ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैंने आपको बताया h की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू। आप मेरे एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हो कितनी छोटी वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ना ये जो होगा, अभी देखो ये इस तरीके से बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे चेंज होकर के बिल्कुल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आप इमेज पर देख सकते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस इमेज में बिल्कुल वो सेम क्या हो रहा है, वो चेंज होकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ इस तरीके से ये बन जा रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से बन जा रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन, ये जो हमें गिवन फंक्शन था, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब स्टूडेंट्स, है ना। सो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2। In this question we have given prove that the function f given by fx equals to modulus of x minus 1 where x belongs to real number, इसकी डोमेन क्या है, सो रियल नंबर है, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, is not differentiable at x equals to 1। कह रहा है ये फंक्शन जो है ना वो 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हम इसका 1 पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें इसमें चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या आएगा इसमें, फंक्शन ऑफ एक्स, इसका क्या मीनिंग होता है। तो आप देखिए इसकी कुछ इमेजेस को आप देखिए यहाँ पर, तो आप क्या पा रहे हैं इन इमेजेस से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ये सारी की सारी इमेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट, आपने अभी देखा है। सो यहाँ पर और आपने ये फंक्शन जो है ना वो 11th क्लास में भी रीड किए हुए हैं। तो इनकी बात करते हैं, अगर हमें इसको क्या करना है, अगर हमें इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये देगा हमें, है ना। सो x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। सो x की वैल्यू अगर 1 या 1 से ग्रेटर होगी तो क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। x की वैल्यू अगर 1 या 1 से ग्रेटर होगी तो ये क्या आएगा, फंक्शन हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है सर, और अगर x की वैल्यू बेटा क्या हुई, लेस देन 1 हुई, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 हुई तो क्या होगा, तो ये फंक्शन माइनस में आएगा। चेक कर लो, देखो 1 से कम रखो, -1 रखो, -1 क्या होगा, -2 होगा। फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हमें प्लस में कन्वर्ट करना है देन वी नीड नेगेटिव साइन, राइट, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉडुलस मीन्स इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था LSD हमें एक सॉल्व करना होता है। तो LSD के केस में हम क्या लिखते हैं, ये देखिए मैंने अभी फॉर्मूला रब नहीं किया, ये हम लगाएंगे LSD के केस में, ये RSD के केस में। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट है यहाँ पर हमारा 1। सो f1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय माइनस h, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, फंक्शन में आप इसे रख दीजिए। तो ये क्योंकि हम LSD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लेस देन वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो लेस देन वाली वैल्यू ये है। तो इस फंक्शन में आप रखिए x की जगह आपको क्या रखना है, 1 माइनस h रखना है। तो देखो 1 माइनस h आप यहाँ रखेंगे, 1 माइनस h माइनस 1 यही आएगा, और साथ में क्या है, -1 है, ये मैंने अभी इसमें रख दिया। ठीक है, माइनस, और साथ में मैंने -1 भी लिख दिया। उसके बाद अब 1, f1 का मतलब क्या है, आप उसी फंक्शन में 1 रख दो। तो इसी फंक्शन में 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, सिंपल 0 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस h और बाहर माइनस है तो पॉजिटिव बन जाएगा ये, और डिवाइड बाय माइनस h, s से h भी कैंसिल, तो क्या आ गया, -1 आ गया। इसका आंसर तो आ गया -1। ठीक है सर, आप देखो RSD को सॉल्व करते हैं। तो RSD के केस में ये देखो ये है फॉर्मूला, है ना। सो लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पर c क्या है, तो c की वैल्यू है यहाँ पर 1, क्योंकि हमें 1 पर चेक करना है ना। सो 1 प्लस h
माइनस F1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा इसमें h आएगा। सो लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो और 1 प्लस एच रखें, किस में रखेंगे अब ग्रेटर देन है, RSD मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना, ग्रेटर देन वैल्यू, तो ग्रेटर देन देखो यहाँ पर है तो इस फंक्शन में अब हम रखेंगे 1 प्लस एच रखो इसमें, 1 प्लस एच एक्स की जगह पर रखना है 1 प्लस एच माइनस वन, अब उसके बाद 1 रखो इसी में रखना है 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 आएगा, डिवाइडेड बाय h, ये 1 से 1 कैंसिल तो ये क्या आ गया h बाई एच, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h और ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 1 बिकॉज सिंस LSD is not equals to RSD, that's why function is not differentiable, function क्या है differentiable नहीं है at x equals to 1 पर। क्लियर है? सो आप इसको नोट करें और फिर इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx equals to box x where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। देखो इस पूरे चैप्टर में ना NCERT में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, एक है 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, बस, और कहीं पर भी डिफरेंशिएबल के क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको ये चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो इसके इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करके चलें, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जैसा कि आपने 11th क्लास में रीड किए होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको पता होगा, आपने ड्रॉ किया होगा, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, राइट। सो इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा, इसमें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर ना हमें इंटीजर्स मिलता है, जैसे इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। देखो जो इंटीजर्स होते हैं ना 1 और 2 के बीच में क्या क्या आता है, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख लो, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये ना लेस देन वाली वैल्यू, जो इंटीजर की लेस देन वाली वैल्यू होता है ना, वैल्यू होती है, उसको वो आंसर ये प्रोवाइड कराता है। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं 1.3597 कुछ भी कर लूँ तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज करो मैं इसमें क्या करता हूँ, अब देखो -1 और -2 है, ठीक है, तो मैंने क्या रखा, -1 और -2 के बीच में सपोज करो मैंने रखा -1.37, ठीक है ना। आप बताओ 1 मिनट सोच के, ठीक है ना, आप पहले आंसर कर लो, ठीक है, -1.37, तो -1.37 का आंसर -1 आएगा या -2 आएगा, बताइए, सोचिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या सोचकर क्या बताया था, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ आंसर, तो देखिए -1 और -2 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -2। सर क्यों आएगा -2, क्योंकि बेटा मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये क्या करता है, ये हमें क्या देता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमारी -2 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है -2, तो इसलिए -2 आएगा आंसर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो -1 पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूँ -1.99 का आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इसमें क्या है -2 है। ये मैंने नंबर लाइन नहीं बनाई हुई, कहीं आप सोचो नंबर लाइन बनाई हुई है, ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया -1 और -2 के बीच में जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी का आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो एक तो ये क्या है, इस फंक्शन की एक खास बात क्या है कि ये हमेशा ना इंटीजर्स में आंसर देता है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, इन सभी में आंसर देता है। ये डेसिमल वाली वैल्यूज़ को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये डिफरेंशिएबल किस तरीके से नहीं है। तो मैं आपको 1 पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2 पर आप अपने आप से करना, ठीक है ना। पहले x = 1 पर सॉल्व करते हैं। ओके, एट x = 1, सो ये क्या आएगा, लिमिट LSD को पहले हम सॉल्व करेंगे, LSD, और LSD का फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था c - h, तो c यहाँ पर क्या है, किस पॉइंट पर हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 - h माइनस F1 डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय -h, और आगे प्रोसीड करते हैं। सो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h, इसमें रख दीजिए 1 - h -1 रखो डिवाइड बाय -h। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर 1 - h का आंसर क्या होगा,
सो 1 माइनस एच का आंसर देखिए बेटा क्या होगा, 1 माइनस एच का आंसर होगा यहाँ पर 0। ठीक है, 1 माइनस एच का आंसर 0 क्यों होगा? क्योंकि 1 में से मैंने आपको बताया एच की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। सो अगर सपोज करो इसको हम मानते हैं 0.10, 10 कंसीडर करते हैं, 10 कंसीडर करते हैं, तो 1 में से 0.10 माइनस होगा तो 0.90 आएगा, और 0.90 क्या आंसर देगा? 0 देगा सर। ठीक है, h की वैल्यू को अगर 0.15 कंसीडर करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 0.15, 0.85 आएगा, और 0.85 अगर आएगा तो तब भी वो आंसर क्या देगा? 0 देगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सो इसका आंसर आ गया 0। इसका आंसर 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, सिंपल। माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ये क्या आ गया? लिमिट s टेंड्स टू 0 1/h, और अब h की जगह 0 रखोगे तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर तो आ गया नॉट डिफाइंड। ओके, अब देखो RSD को सॉल्व करते हैं। सो RSD में क्या है? लिमिट क्या लिखते हैं? h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h होता था, तो c है यहाँ पर 1 + 1 है, तो 1 + h डिवाइड बाय माइनस f1 डिवाइड बाय h, इसमें पॉजिटिव आता है। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 + h रखो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो 1 + h रखोगे -1 डिवाइड बाय h। अब 1 + h क्या होता है? राइट, 1 + h अब क्या होता है? तो देखिए 1 + h क्या होता है? 1 में आपने जैसे 0.10 ऐड किया तो 1.10 आएगा, और 1.10 क्या आंसर देगा? 1 देगा या 2 देगा? सर 1 देगा, तो 1 आ गया। अगर आप 0.15 प्लस करते हो तो 1 में 0.15 प्लस किया तो 1.15 आएगा, तब भी आंसर क्या देगा? 1 देगा। ठीक है, सो आंसर इसका क्या आ गया? 1 आ गया। 1 - 1 डिवाइड बाय h, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0, और 0/h क्या होता है? 0/h होता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आ रहा है 0। सो क्योंकि LSD जो है वो RSD के इक्वल नहीं है, LSD RSD के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई आप लिख देना f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। एट x इक्वल्स टू 1 पर ये क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से ना आपको 2 का भी करना है, तो पहले आप वीडियो पॉज करें और अपने आप से एक बार ट्राई करना, ठीक है ना, और उसके बाद आप देखना। ओके, सो मैं आपको 2 का भी करा देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पहले वीडियो पॉज करके अपने आप से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, तो लीजिए ये मैं रब कर दे रहा हूँ बस। ओके ना, हाँ सर ठीक है। देखिए बेटा इसमें क्या है, अब मैं 2 पर सॉल्व कर रहा हूँ एट x इक्वल्स टू 2, तो LSD पहले हम सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा? देखिए अब c की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 - h और f2 डिवाइड बाय -h। ठीक है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 - h रखो, इसमें 2 - h रखोगे और माइनस ये 2 रखो डिवाइड बाय -h। अब उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h, जैसे 1 - h 0 आया था, तो 2 - h क्या आएगा? एक कम आता है, उससे एक कम आएगा। ठीक है, तो 2 - h पर क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये आ गया 1, और ये 2 रखने पर 2 ही रहेगा डिवाइड बाय -h, तो 1 - 2 क्या आ गया? 1 - 2 आ गया -1, है ना, -1 अपॉन में -h, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या रखा हमने? h की जगह 0 रख दिया, तो 1/0 क्या होता है? 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो ये तो आ गया नॉट डिफाइंड। अब आ जाओ RSD पर, सो यहाँ पर हमें 2 पर सॉल्व करते हैं, तो 2 + h माइनस f2 डिवाइड बाय h, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 + h रखो इसमें, अब तो 2 + h रखा, उसके बाद 2 रखो, माइनस f2 है ना, फंक्शन ऑफ 2, तो 2 रखा, तो 2 आया डिवाइड बाय h। अब 2 + h क्या होगा? तो 2 + h क्या होगा? 2 + h 2 आ जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू 0.10 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 2.10 आएगा, और 2.10 क्या देगा? 2 देगा, तो माइनस के केस में याद रखना एक कम हो जाएगा और प्लस के केस में वो सेम आ जाएगा, तो ये आ गया 2 - 2 डिवाइड बाय h। 2 - 2 क्या होता है? 0 होता है, सो 0/h, 0/h क्या आ गया? 0 आ गया। तो इधर भी देखो LSD जो है वो RSD के इक्वल है? सर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। सो हमने देखा कि ना तो ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है, ना ही फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप इसको नोट करें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात इसमें बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, आप इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन
डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि क्या होगा, उसको हम बिना पेन उठाए उसको हम ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, सो इसको हम प्रूव करते हैं। एक हमारी थ्योरम है, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस भी है। सो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। सो जैसा कि अभी हमने किया है, अगर कभी भी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? f डेरिवेटिव ऑफ c लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। यही अभी हमने रीड किया है। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, डेरिवेटिव होता है, तो उसका डेरिवेटिव हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर, देखिए सो अब ये बात हमें दे रखी है, ठीक है ना, और हमें क्या प्रूफ करना है कि वो क्या है, वो उस फंक्शन पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये कंसीडर कर लिया एफ एक्स माइनस एफ सी को। देख रहे हो, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी को मैंने कंसीडर किया। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। सर क्या किया ये आपने? कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एक्स माइनस सी से। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि बेटा ये देखो ना, यहाँ पर एक्स माइनस सी डिवाइड में है, तो इसलिए मैंने उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ऐसे तो कर नहीं सकते, हर किसी को किसी के इक्वल तो नहीं रख सकते, तो मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, सिंपल। ओके, सो अब हम लिमिट कंसीडर करते हैं। सो लिमिट कंसीडर करेंगे तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी, उसके बाद इक्वल्स टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, और साथ में क्या है, एक्स माइनस सी। ओके, लिमिट को और एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ सी, राइट, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, और इधर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ओके, ये लो, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये क्या है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। ये देखिए, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी रख सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, फंक्शन ऑफ सी रख दिया। और देखो साथ की साथ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसमें सी पुट करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है ना, तो अगर इसमें सी रखूँगा तो सी माइनस सी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये क्या बन गया, जीरो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, सो अब क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। देखो ये माइनस ये इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ एक्स, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन ऑफ सी। तो बताओ ये आपने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, पढ़ा था ये आपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 में, कॉन्टिन्यूटी। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी के इक्वल आए, राइट, यही आपने पढ़ा था, है ना। या फिर हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी का मतलब क्या है, सी पर सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ सी भी लिख सकते हैं। सो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, बट कन्वर्स ऑफ दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने मेनली डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग को समझा। क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो x की वैल्यू में चेंज आया है वो हमारा क्या है, वो हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जो हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। और जो उसका डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है
कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर LSD और RSD क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9th और 10th किया है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। सर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस? हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अदर क्वेश्चंस। ओके, सो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, ठीक है? आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें। और साथ ही साथ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो नीचे बटन है ना, उस बटन को आप सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर का जो बटन है। और साथ ही साथ बेल जो आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।